नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो आजादी के 75वें दिवस को मद्देनजर रखते हुए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। आपको ये भी बताते चले कि इसमें प्रधानमंत्री भी शुरुआत करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी शुरुआत की है और जाहिर तौर पर वो जिला सांबा के अंदर पहुंचे हुए थे। वहां पर किस तरह से लोगों को संबोधित किया गया, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जरा वो देख लीजिए और उसके बाद चलेंगे ऋषि के पास, क्योंकि ऋषि भी लगातार अपडेट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि पूज्य बापू ने साबरमती नदी के किनारे जो सत्याग्रही उपस्थित हुए थे, उनसे बापू ने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि हमने जम्मू कश्मीर की धरती पर भी त्याग किया, अपने को मिटा करके। देश में जिस तरह से आज से 75वें आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है और इस महोत्सव की शुरुआत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती के किनारे की है और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी इस अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत खुद जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने की है। और इस अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है सांबा जिला के बगुना गांव में। बगुना गांव जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है और यहीं से ताल्लुक रखते थे शूरवीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, और इसी गांव से आज से इस आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। और इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में हमारे देश के शूरवीरों को याद किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि साल 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये अमृत महोत्सव 75 हफ्तों तक चलता रहेगा और देश के हर एक शूरवीर को याद किया जाएगा जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना वर्चस्व दिया देश को आजाद करवाने में। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये इस अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है तो हर एक योद्धा को याद किया जाएगा, हर एक शूरवीर को याद किया जाएगा, क्योंकि आज उन शूरवीरों को याद करना काफी ज्यादा जरूरी है जिनकी वजह से आज हमारा भारत देश आजाद हुआ है। और अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यह भी कहा कि जिस तरह से ये 75 हफ्तों तक अमृत महोत्सव चलेगा और हर एक दिन जो वो हर एक योद्धा को याद किया जाएगा और उन योद्धाओं को भी याद किया जाएगा जिनका कहीं ना कहीं नाम जो है वो कभी कभार नहीं भी लिया जाता, और उन सबकी एक सूची बनाई जाएगी और सूची जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी, ताकि स्कूल कॉलेजेस में जब भी जहां जहां पर इन कार्यक्रमों को रखा जाएगा, कार्यक्रमों को संबोधित किया जाएगा, तो वहां वहां उन शूरवीरों को याद किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की अगर बात करें तो सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना वर्चस्व दिया, बलिदान दिया भारत देश को आजाद करवाने में। क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके थे और उड़ी में उन्होंने पूरा अपना वर्चस्व दिया, बलिदान दिया भारत देश को आजाद करवाने में, तो कहीं ना कहीं उनकी इस अहम भूमिका को भी देखा जा रहा है। और उसी के चलते उनके पैतृक गांव में ही ये आज से इस अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है, जो कि बगुना गांव सांबा जिला का गांव है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पुरा के नाम से ये गांव जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं हर एक शूरवीर को, भारत देश को जिन्होंने आजाद करवाया है, उनको अब याद किया जाएगा, उनकी बलिदानगी को जो वो याद किया जाएगा। उसी के चलते आज से देश भर में इस अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, यानी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जिस तरह से आजादी तो भारत देश को मिल चुकी है, लेकिन सही में भारत देश आजाद तब भी होगा जब विकास के हर एक कार्य को पूरा किया जाएगा। सही मानों में सच्ची श्रद्धांजलि तब उन शूरवीरों को दी जाएगी जिन्होंने भारत देश को आजाद करवाया है। तो आज शूरवीरों को याद किया गया, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की गई और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। और इस मौके पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की सुपुत्री भी मौजूद थी, जिन्होंने एलजी साहब के साथ मंच साझा किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की भी शूरवीरता को याद किया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं और कश्मीर से ही दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अल्ताफ बुखारी जो कि सीनियर लीडर हैं, उनके तरफ से अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर उनका एक नंबर जो है
वो यहाँ पर दूसरा शख्स इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको ये भी बताते चले कि साइबर क्राइम वालों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि साइबर पुलिस को काफी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि अगर इस तरह से मंत्रियों के या फिर विधायकों के नंबर जो है वो बाहर जाते रहे और लोग उनका इस्तेमाल करते रहे तो किस तरह से बड़ी घटना कोई यहाँ पर पेश आ सकती है। तजम्मुल पूरी तरह से अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि जब आप चाइना की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे, नासा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई बार बड़े बड़े अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। और ताज़ा इतलात है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी का टेलीफोन नंबर जो कि दिल्ली बेस्ड है 1994 से चल रहा है, एयरटेल कंपनी का है, ये पैरेलल तरीके से चल रहा है 2 महीने से। सईद अल्ताफ बुखारी ने न सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज बल्कि दीगर एजेंसीज को भी बाज़ाब्ता तौर पर और तहरीरी तौर पर आगाह किया कि उनके मोबाइल फोन से अगर कोई कॉल आ जाए तो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि 2 महीने से न जाने किन हालात में सईद अल्ताफ बुखारी का दावा है कि उनका मोबाइल नंबर जो है वो 2 तरफ से इस्तेमाल होता है। अब आप जानेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। मेरे पास ये फोन है और फोन में मेरा नंबर जो है उससे मैं कॉल करता हूं, लेकिन इसी नंबर से डुप्लीकेट सिम या इस नंबर को हैक करके जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो रिवायती हरीफ हैं या कुछ और लोग हैं, शरपसंद अनासर हो सकते हैं, जिन्होंने सईद अल्ताफ बुखारी के उसी नंबर का डुप्लीकेट नंबर तैयार करके मार्केट में 2 महीने से काफी परेशानी पैदा की है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सईद अल्ताफ बुखारी ने कल शाम को यह प्रेस रिलीज जब जारी की तो बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए। कहते थे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत जो है, अगर उनका नंबर हैक हो सकता है, अगर उनके अकाउंट को हैक किया जा सकता है, अगर उनके टेलीफोन कॉल से उनके मोबाइल फोन से पैरेलल कॉलें जा रही हो तो मुझे लगता है कि आम लोग क्या कहेंगे। जब इस तरह की बड़ी अहम शख्सियत का मोबाइल नंबर पैरेलल चलने लगे तो आम लोगों के मोबाइल नंबर को थोड़ा सा एहतियात करना होगा। आप भी जरा एहतियात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके नंबर से ही किसी दूसरे शख्स पर वो किस तरह के एतबार से बात करें, उनसे क्या मसाइल लेकर उनके साथ बात करें, थोड़ा सा एहतियात करें। और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए भी बात साफ होगी कि जम्मू कश्मीर में अब हैकर्स ने न सिर्फ, जिस वक्त हम नासा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चाइना की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यूएस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया की अपनी बात करें, तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सरबराह जिन्होंने अपनी धुआंधार और तूफानी सियासी इनिंग का आगाज किया था 4 अगस्त 2019 की बदलती तस्वीर के बाद 8 मार्च 2020 को जिस तरह से उन्होंने अपनी एक रिवायती सियासत से हटकर, हालांकि लोग स्प्लिट हो गए पीडीपी से और बाकी पार्टियों से, एक पार्टी तैयार हुई, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल और पावरफुल शख्सियत का मोबाइल नंबर पैरेलल तरीके से चल रहा हो तो ये तो ताज्जुब की बात है। समीर वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही आपको दिखा देते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मौसम पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आप देखिए कि बारिश का सिलसिला जारी है और उसके साथ ही अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी पूरी तरह से जमकर हो रही है। लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है। इरफान फाजिल ने यहाँ पर सोनम लोटस से खास बातचीत की है, मौसम विशेषज्ञ हैं, क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं देखिए। जम्मू कश्मीर का मौसम और मौसम का मिजाज जानने के लिए इस वक्त मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेंटर श्रीनगर में मौजूद हूं और हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोनम लोटस जी हैं। सर, आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज में। सर, मौसम का अपडेट, मौसम का हाल, जबकि हम देख रहे हैं लगातार बर्फबारी भी हो रही है, बारिशें भी हो रही हैं, हाल आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता। जी शुक्रिया। बिल्कुल जैसे पेशन हुई था उसी तरह काफ़ी 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है। खास करके वादी कश्मीर में वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट बारिश चल रहा है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हेवी स्नोफॉल, पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर में हेवी स्नोफॉल हुआ है, जैसे गुलमा, कुपवारा, करना, साधना टॉप, देन जोजिला, सोनमर्ग एरिया में 2 से लेकर 3 फुट तक बर्फ़ हुआ है। अभी भी बर्फ़ चल रहा है और मैदानी इलाकों में इंसेसेंट रेन अभी सुबह से ही चल रहा है। अभी ये जैसे मुझे लगता है कि आज कंटिन्यू रहेगा शाम तक। आज शाम से फिर बारिश कम होंगे पर उबरालूद रहेगा।
कल थोड़ा बारिश कम होंगे या एक दो जगह पर हो सकता है, नहीं तो कल मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। इसके बाद 14-15 को फिर एक स्पेल बारिश का संभावना है। इसी तरह लेकिन जम्मू में इस बार इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है। यस, बनिहाल, रामबन, देन चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ राजौरी में अच्छी बारिश हुआ है। इसी तरह लद्दाख रीजन में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बर्फबारी हुआ है, दरमियाने दर्जे के बर्फ हुआ है। सर एक साइड से बात करें मगरबी हवाओं का, सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहा जाता है, आपने पहली प्रेडिक्शन जो है प्रोड्यूस की थी, तो सर इस बार आपको लग रहा है कि ज्यादा कुछ इसका असर जो है वो अब जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया एज कम्पेयर टू जो पहले होता था? क्या कोई ये स्पेशल सिस्टम है इस बार? नहीं, मुझे लगता नहीं है। वैसे भी क्लाइमेटोलॉजिकली हिसाब से देखें तो जो हमारे पास पूरा एवरेज क्लाइमेट जिसको बोलते हैं 30 ईयर्स का डाटा के हिसाब से, मार्च इज़ द वेटेस्ट मंथ ऑफ द सीजन फॉर कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू में तो मानसून जुलाई अगस्त में ज़्यादा बारिश होते हैं, तो इसमें नई चीज़ कोई नहीं, ये बारिश होते हैं और हर साल होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कोई बात हुई आपकी सर रिगार्डिंग एवलांचेस जैसे बर्फानी? बिल्कुल, वी आर ऑलवेज इन टच, ऐसे बात नहीं है। अभी देखिए, जब भी बर्फबारी होते हैं तो क्योंकि जो भी 2-3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है या बर्फ हो रहा है, तो लैंड जो है ज़मीन पूरा सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड, तो इसमें लैंड खिसकने का या भूस्खलन या मड स्लाइड होने का खतरा रहता है। एंड वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द कंसर्न जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। बाकी आजकल तो मीडिया भी ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग है कि व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए एकदम या सोशल, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से लोगों तक टाइमली पहुंच जाता है और लोग सतर्क रहते हैं। ऐसे बात नहीं, पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दिट, पीपल वेर ऑलरेडी इन्फॉर्म वेल इन टाइम। सर कब तक फेयर मौसम होने के चांसेस हैं प्रॉपर? देखिए, मौसम में फेयर तो मैं नहीं बोलूँगा। अभी स्प्रिंग का महीना, खास करके मार्च अप्रैल का महीना, वैसे भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, स्पेशली जैसे था अभी तो चलो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो कि स्ट्रॉन्ग था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। तो फेयर अभी 14-15 तक तो थोड़ा वेदर एराटिक ही रहेगा। अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो पूरा फोरकास्ट जो भी, तो हमने वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि 15 तारीख तक मौसम थोड़ा बिल्कुल सुधारने का नाम नहीं है। बीच बीच में तो बारिश रहेगी, जैसे आज बारिश हुआ, कल ठीक रहेगा, हो सकता है कल 1-2 जगह पे बारिश हो। 14-15 को फिर एक स्पेल है, हालांकि जितना अभी हुआ तो उतना तो नहीं, उससे कम हो, लेकिन है। फिर 16 से लेकर 17-18-19 तक अमूमन मौसम ठीक रहने का इम्कान है। बात करने के लिए शुक्रिया। हमने बात की यहाँ पर डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोनम लोटस जी। पल पल की खबर ये मौसम को लेकर बताते रहते हैं और इनका ये भी मानना है कि एक वेट स्पेल जो है कंटिन्यूसली फिलहाल चल रहा है टिल 15th, उसके बाद थोड़ा सा मौसम में राहत देखने को मिल सकती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम, और बड़गाम में दिखा देते हैं कि नदी नाले किस तरह से उफान पर दिख रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अशरफ किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां लोगों को आ रही हैं, देखिए। हम पहले ही कर चुके हैं, हमने देखा होगा हम लगभग 3000 बैग्स ऑलरेडी डंपिंग साइट पर रखे थे, क्योंकि जो प्रोन एरिया है जहाँ स्पिल ओवर होने की पॉसिबिलिटी है, ताकि हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के वो बैग्स यूज़ करे। ये हमने पहले इसमें कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट ऑलरेडी एग्रीमेंट फॉलो हो गया है और बैग्स भी हमने फिल किए हैं। अब सिर्फ डंपिंग साइट पे ले जाने हैं। रिगार्डिंग जो पानी ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने ऑलरेडी और एक प्रिवेंशन मेजर लिया है। हमारे जो अरिजाल में गेट है, जो 452 क्यूसेक पानी जो है वो हमने डिस्पर्स किया है शालीगंगा साइड से, सुखनाग साइड से। इसी तरह हमने हार्डवेल कैनाल है वो शालीगंगा से डिस्पर्स किया और बसंत वाटर में हमारा एस्केप गेट है वो भी हमने डाइवर्ट किया है। अगर ये चीज़ें हम फॉलो अप नहीं करते, मुझे लगता है इस वक्त इसमें पानी का जो जितना फ्लो आप देख रहे हैं उससे डबल हो सकता है। रिगार्डिंग जो स्पिल ओवर वगैरह है, इसमें मैन एंड मशीनरी हमने एजेंसी यूज़ की है और इंशाल्लाह कमिंग सीजन में हमें पॉसिबिलिटी है कि हम और एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहाँ जहाँ वीक स्पॉट्स है वो हम फुलफिल करेंगे, तो आगे इनमें कोई पॉसिबिलिटी कहीं पर टचिंग लेवल है अराउंड 2 फीट, एक कुशन मिल रहा है फ्री बोर्ड का, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी हम होने नहीं देंगे। और इनकेस अगर हो भी गए, हम प्रायरली उसमें AC बैग्स डालेंगे ताकि वो इसमें स्पिल ओवर ना हो जाए। लगातार बारिशों की वजह से जो है नदी नालों का जो पानी है बढ़ चुका है। हम अक्सर देमना के कनाल में खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पानी का फ्लो जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। साथ ही आपको ये बताते चले कि आज दिन भर भी लगातार जो है बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है।
अब आने वाले वक्त में ये देखना है कि अगर बारिशें थम जाती है तो कहीं ना कहीं शायद इसमें जो कनाल है इसमें जो है पानी की सतह कम हो सकती है। फिलहाल अभी भी जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी की सतह भी बढ़ जाती है। अगर हम इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका ये कहना है कि हम लगातार यहाँ पर खड़े हैं इस कनाल पे और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर भी हमें लगे कि यहाँ पर पानी की सतह काफ़ी ऊपर गई है वहाँ पर हम यहाँ पर बैग्स लगाते हैं या सीड्स बैग्स लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी कोशिश है कि जहाँ पर भी उनको लगे यहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर वो बैग्स लगाते हैं। फिलहाल कोशिश इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो इस कनाल पे लगातार सर्वे कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर टीम लगी हुई है। हम भी इस वक्त जहाँ पर मौजूद है, हमने भी देखा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर बैग्स रखे हैं ताकि कहीं पर उनको लगे कि यहाँ पर पानी की सतह काफ़ी ऊपर हुई है तो वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं वो भी हमने देखा कि काफ़ी परेशानी है क्योंकि कई एक दो दुकानों से जो है पानी नीचे से आ रहा है। तो उन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि पहले से हमने एक यहाँ पर एक DPR भी बनाया है तो आने वाले वक्त में शायद इस तरह की प्रॉब्लम इनको देखने को ना मिले। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला और बारामूला के अंदर इरशाद भट्ट किस तरह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। मैं लोकल हूँ यहाँ का। सर यह हॉस्पिटल जो है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा नहीं हुआ है। जब से ये स्टार्ट हुआ तब से कोई बोर्ड नहीं है 7 to 40 और 24 आवर्स सॉरी। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक्सरे मशीन है, पुरानी मशीन आई वो ख़राब हो गई, कोई टेक्नीशियन नहीं आया। उसके बाद लाखों की नई प्रॉपर्टी बनाई, नई मशीन लाई है, वो वहीं पे वैसी उसके ऊपर कवर है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। उसके बाद थर्ड आप देखिए लैब टेक्नीशियन है, जो लोकल लैब टेक्नीशियन था बहुत अच्छा लड़का था, लोकल सारे गाँव को पहुँचता था, उसको उठा के वहाँ पर अब वीक में 2 दिन लैब टेक्नीशियन आता है। उसमें भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है लाइन में, लैब टेक्नीशियन कब आएगा। फिर उसके बाद अगर वो नहीं आया तो फिर इधर से बारामूला जाना पड़ता है। जस्ट नो आपने यहाँ पे डिलीवरी का वो वार्ड देखा, वहाँ पे सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी लाख लगा हुआ है। डेंटल रूम आपने अभी देखा वीडियो में, डेंटल रूम में मशीनरी लगी हुई, लाखों का पैसा वहाँ पे खर्च किया गया और मशीन वहीं पे है। डेंटल डॉक्टर कुछ सालों में 1-2 बार दिखा, उसके बाद कभी नहीं दिखा। यहाँ पे प्रेजेंट जो है 4 सर्जन डॉक्टर दिखाए गए हैं कागजों में, जबकि यहाँ पे 2 होते हैं, उसके बगैर कोई डॉक्टर दिखाई नहीं देता। जी आशा, बिल्कुल। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे जो इलाका है ये बिजामा का इलाका है। बिजामा में जो हालत की काफ़ी कमी है और इसके साथ साथ अगर हम PSC सेंटर के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो PSC सेंटर बनाया गया, मगर यहाँ पे जो है तिबी अमले के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, चाहे टेक्नीशियन स्टाफ की वजह से यहाँ पे लोगों को गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो एक्सरे प्लांट भी हैं और इसके साथ साथ जो टेस्ट किए जाते हैं वो मशीन्स भी हैं, मगर यहाँ पे अक्सर व बेशतर लोग जब आते हैं उनके टेस्ट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो गायब रहता है और इसके साथ साथ इन लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। इनको बोनियार या ऊडी या इसके साथ साथ GMC बारामूला जाना पड़ता है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि हमने इससे पहले भी जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला जो उस वक्त था उनके नोटिस में लाया और इसके साथ साथ CMO बारामूला उनके नोटिस में भी लाया, मगर आज तक जो है कोई एक्शन नहीं ली गई इस स्टाफ के ख़िलाफ़, इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जब डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं और वो 1-2 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उसके बाद जो है गायब रहते हैं। और इनका ये भी कहना है यहाँ पे जो एम्बुलेंस की अशद ज़रूरत है, एम्बुलेंस तो है मगर यहाँ पे जो है ड्राइवर नहीं है। और इसके साथ साथ देखा जाए बिजली जो है अक्सर व बेशतर यहाँ पे हेल्थ सेंटर में नहीं होती है, क्योंकि अगर देखा जाए इस पहाड़ी इलाके में यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से यही अपील है ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि वो एक कमेटी बिठाएं और यहाँ पे आए और बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस हेल्थ सेंटर में विज़िट करें ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। फ़िलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।
चलिए अब आपको पट्टन का भी नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि पट्टन से दो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोविड की वजह से काफी तरीके से बच्चों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों ने राहत की सांस भी ली है। ड्राइंग कंपटीशन कराए गए, बच्चों ने इसमें भाग भी लिया, लेकिन दूसरी तरफ पट्टन के अंदर ही जब ड्रेनेज सिस्टम यहाँ खराब हो गया है तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। राहिर निसार किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देखिए। मेरा नाम रुमाना है और मेरे स्कूल का नाम फिरदौस एजुकेशनल है। और आज बहुत टाइम के बाद जो है हमारे स्कूल्स खुल गए हैं और हमने यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कोविड के बारे में, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथ। और हम ये भी लोगों से कहते हैं कि वो आप अंदर ही रहे और अगर उनको बाहर भी निकलना है मास्क लगाए। और क्योंकि हमारी जो स्टडीज़ है बहुत ज़्यादा सफ़र हो गई है और हम चाहते हैं कि अब स्कूल बंद भी ना, इसलिए हमने एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे रखा है और उसमें भी हमने क्या है कि ड्राइंग रखा है अबाउट कोरोना वायरस, कि हम चाहते हैं अब स्कूल बंद ना हो जाए क्योंकि हमारी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है, हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। मास्क लगा के, सैनिटाइज़र साथ लेके। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब हो गई है ऑलरेडी। हम अपने इस मतलब जो हमारी एजुकेशन ख़राब हो गई, हम इसको फिर से ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ द पीपल दैट वी शुड वेयर मास्क सो वी कैन कंटिन्यू आवर स्टडीज़। एंड आज बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हमारा स्कूल फिर से खुल गया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अपनी स्टडीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए I request all the people of Kashmir that we should wear mask and we should sanitize our hands. जनाब अस यपर ड्रेनेज सिस्टम वनकस वटर हूं सोरे आब वसान सहनन मज मकबर खास कर अत आब सारान कब्र गसान वस वस हुकामस अपील करान कि रोडस तक ड्रेनेज सिस्टम कहें नरेगा बाकी कहें फेल नरेगा योर सिस्टम वुचम ड्रेन टोटल न रोडन न कुन जाए नरेगा पोसा पी कुत गसान। बस हुकूमस यी वन कि सोन यह कर तो मसला हल। वसान सहनन मज आब, मकान सतह आब, ये खास कर मकबर ये कालसरी उमन कब्रन मज आब वसान। अगर वो ड्रेन कड़ो यपर हपर मौके कुन मज पे सहनो मज आब त्राउन। तुलियो ये सरसी वनकस तुलियो तुम सरसी यह रिपोर्ट कि कपर कपर आब वसान। कब्रिस्तान मज आब सदान, कब्रन मज आब सदान। ये ड्रेनेज सिस्टम, हाँ ड्रेनेज पोस और गवर्नमेंट की तरफ ड्रेनेज पोस, मगर यह पता लगान कपर क्या गसान न ड्रेन वुक तान ड्रेन हूँ सिस्टम आमुत वारिया लट बूज कि ड्रेनेज सिस्टम करो सा, ड्रेनेज सिस्टम करो सा, पोस हसा मगर लागान पोस कहन टोटल कहन। अत प्रॉब्लम यह कि सहनन मज सदान आब। तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि सरकार के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुंछ की जनता काफी तरीके से खुश नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर सीज फायर वॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए जो समझौता किया गया है उस पर पूरी तरह से अमल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि पाकिस्तान इस पर कब तक अमल करता है, क्योंकि सीज फायर की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है। सीज फायर का जो वॉल्यूशन नहीं करने की बात कही गई थी, अब इस पर पूरी तरह से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज तक पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से बार बार सीज फायर का वॉल्यूशन किया गया है वो सबके सामने है, लेकिन अभी तक कोई भी घटना ऐसी देखने को नहीं मिली है। और जाहिर तौर पर जो पुंछ की जनता है वो अब यहां पर खुश नजर आ रही है, क्योंकि विकास पर लगातार काम हो रहा है, पुल यहां पर बनाए जा रहे हैं। लोगों को जिन सुविधाओं का अभाव था, जो सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई है, मूलभूत सुविधाएं वहां तक देने की कोशिश की गई है। जमशेद मलिक किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर होने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली और जो कदर में काम रुके हुए थे उनका काम दोबारा शुरू कर दिया गया। खास करके अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस दगवार इलाके की हम बात करें, जहां जिसके साथ लगभग 20 गांव जुड़ते थे, 2014 के फ्लड में ये ब्रिज जो यहाँ फुट ब्रिज एक बनाया गया था वो बह गया था। उसके बाद दोबारा सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई कि यहाँ दोबारा एक ब्रिज बनाया जाए, मगर शेलिंग के कारण इसका काम हमेशा
अदर में रुका रहा और कंप्लीट नहीं हो पाया। अब सीज फायर होने के बाद इसका काम काफी तेज रफ्तारी से शुरू किया गया है, क्योंकि लोग इसमें राहत का सांस ले रहे हैं और काम में भी रफ्तारी देखने को मिल रही है। जहां दिन को काम करना इनके लिए मुश्किल होता था, वहीं इनकी तरफ से दिन रात को काम किए जा रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर राहत की सांस लोगों ने जरूर ली हुई है। क्योंकि पिछले अगर हम बात करें 2020 तक तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया जाता था और लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। मगर अब सीज फायर के बाद इन लोगों ने जरूर राहत की सांस ली और इस ब्रिज का काम भी काफी तेज रफ्तारी से शुरू किया गया। ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए पाकिस्तान की शेलिंग से, खास करके जिस इलाकों में ये पुल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ जो इस पुल बनने से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इन लोगों का रास्ता लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ज्यादा सफर इनको तय करना पड़ता था पुल न होने के कारण। अब लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है और लोगों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान अगर इसी तरह सीज फायर रखेगा तो इन लोगों को काफी और बुनियादी सहूलियात जो मिल पाएंगी, क्योंकि इन इलाकों में अगर बात करें 2014 के फ्लड के बाद ये पुल जो फुट ब्रिज था ये बह गया था, उसके बाद यहाँ शेलिंग का सिलसिला देखने को मिला और अब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के बाद इन ब्रिज का काम जो शुरू किया गया। साथ ही रुक करेंगे जम्मू का, और जम्मू शहर के अंदर लगातार रोहिंग्यास पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, यानी कि 1 से 2000 करीब जो बच्चे हैं वो यहां पर जन्मे हैं और अभी तक उनका कोई भी दस्तावेज यहां सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा नहीं जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता अनिल की खास बातचीत हुई है कविंद्र गुप्ता के साथ, कुछ कह रहे हैं, देखिए। सर, आपने कहा था कि सभा में कि रोहिंग्या जो है लगातार जो है वो थ्रेट बनते जा रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज और सुनवा अटैक में भी वो उस गतिविधियों में पाए गए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे याद है जब मैं स्पीकर था तो उस दौरान ये सुनवा की घटना हुई थी, तो सुनवा के आर्मी एरिया के आसपास इनका बसा होना ये साफ जाहिर करता था कि बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में इनके साथ इस प्रकार से जो लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें शक की निगाह सुइयां इन पर जाती हैं, तो बड़ा ज़रूरी था ये आवाज़ उठाना। खास करके जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीता हूं या उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फाल करते हैं ज़्यादा, किन लोगों ने बसाया, किन परिस्थितियों में बसाया, क्यों बसाया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे में भी था और हमने जो मैनिफेस्टो में कहा उसको किया, चाहे राम मंदिर का हो, 370 का हो या रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना, उसी के प्रोसेस के तहत आज ये काम हो रहा है। कि कहीं ना कहीं होल्डिंग सेंटर में इन्हें रखा गया है और जो नहीं रखे गए हैं वो इन लोगों के बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक उन बच्चों के कोई भी दस्तावेज सामने नहीं आए हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती यहां पर पुलिस के सामने भी दिख रही है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर भी दिख रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर आने वाले समय में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरह से रोहिंग्यास को लेकर काम होता है, क्योंकि एक बड़ा एक्शन तो कर दिया गया, लाखों की तादाद में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत के अंदर बाहर के नागरिक जो है वो बसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को यहां से बाहर भेजने के लिए, इनके देश के अंदर भेजने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।